चले, कल की क्लास में हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटीज एंड रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मोशन के बारे में देखा था। ठीक है, रिलेटिव स्पीड होती क्या है? हमने कहा था कि रिलेटिव स्पीड इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द टू। अच्छा, हम लोग अब तक डायनेमिक्स कवर किया है। आई गेस आपके एब्सेंस में डायनेमिक्स ही रहा था जो कवर हुआ है टॉपिक यहाँ पे। एंड डायनेमिक्स का मोस्ट प्रोबेबली ये सेकंड लास्ट लास्ट लेक्चर होगा। अच्छा, जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं जो कि मिस हुए हैं उनका अपलोड भी रुका हुआ था। तो आज से वो मैं अपलोड भी जो है उसका दोबारा शुरू कर दूंगा, तो आज से वो अपलोड हो जाएंगे। तो आप सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा, अब तक 2 लेक्चर जो है वो उसको अपलोड हुए हैं। बाकी लेक्चर्स में तकरीबन 4 से 5 लेक्चर्स और हैं, वो मैं इसके ऊपर अपलोड करूंगा आज। ठीक है, चले। तो हम कर रहे थे रिलेटिव वेलोसिटीज। हमने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी इज द डिफरेंस ऑफ द टू वेलोसिटीज। टू मूविंग ऑब्जेक्ट्स की आपस में जो वेलोसिटीज का डिफरेंस होता है, बेसिकली उसे हम रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। आसानी के लिए हमने कहा था कि द रिलेटिव वेलोसिटी इज द रेट एट विच द डिस्टेंस बिटवीन द टू मूविंग ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। If the distance is increasing, its rate is referred as rate of separation, relative velocity of separation. और if the distance is decreasing, तो वो हम उसको relative velocity of approach कहेंगे। ठीक है अलीजिया, जिया इमरान, में ये भी काम कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, हम लोगों ने relative velocity निकालना सीखा था। हमने कहा था relative velocity हम किस तरह निकालते हैं? The two objects are moving in opposite direction, हम उनकी individual velocities को add up कर देते हैं, that is the resultant is the resultant relative velocity। और अगर सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो उनका जो relative velocity होगा वो उनका डिफरेंस होगा, मतलब उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। relative velocities समझने का मेन मकसद क्या था? मैंने कहा था रिलेटिव वेलोसिटीज हमें हेल्प आउट करती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन को अंडरस्टैंड करने के लिए। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन के लिए मैंने कहा था कि इलास्टिक कोलिजन इज द कोलिजन जहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब बिफोर द कोलिजन द टोटल काइनेटिक एनर्जी जो भी सिस्टम की थी कोलिजन के बाद नहीं रहेगी। ना सिर्फ यही होता है, एक और तरीका आपके पास ये है कि अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो जो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच थी टकराने से पहले, जिस रिलेटिव वेलोसिटी से ये आपस में करीब आ रहे थे, टकराने के बाद अगर वो दूर जा रहे हैं तो उसी रिलेटिव वेलोसिटी के साथ वो सेपरेट हो रहे होंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है कि दोनों बिफोर एंड आफ्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो सकता है सेम डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहे हो। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है, रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन सेम डायरेक्शन में भी हो सकती है आपके पास। और एक और चीज आखिर में जो हमने देखी थी वो मैंने कहा था कि इफ द मासेस आर सेम एंड द कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन है, इक्वल मासेस है, मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है, तो दे एक्सचेंज द वेलोसिटीज बिफोर एंड आफ्टर वाली। मतलब u1 जो है वो v2 बन जाएगी और u2 जो है वो v1 बन जाएगी। ये चीज हम लोगों ने कल के लेक्चर में देखी थी। आज एक बहुत मजेदार सी चीज पढ़ रहे हैं एंड समझ लें कि टुवर्ड्स द एंड है। 2 केसेस हमें समझने हैं अब यहाँ पे। हमारा आज का टारगेट, तो कोशिश ये है कि हम दोनों चीजें समझ लें, लेकिन नहीं हुआ तो एक लेक्चर और हो जाएगा। सबसे पहले जो मैं देख रहा हूँ दैट इज मोमेंटम या कोलिजन इन टू डायमेंशंस। ठीक है, थोड़ी बहुत इसका हम लोगों ने चेंज इन मोमेंटम के वक्त भी 2 डायमेंशंस देखा था। फिर जब मैं आपको वेरिएशंस इन कोलिजन बता रहा था वहां पर भी मैंने आपको 2 डायमेंशन का एक केस बताया था। अब प्रॉपरली 2 डायमेंशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक ये केस पढ़ना है, दूसरा हम लोगों ने रिकॉइल का या फिर एक्सप्लोजन का एक केस पढ़ना है। ये 2 छोटे छोटे से केसेस हमारे पास रह गए हैं, तो हम लिखेंगे कोलिजन इन 2 डायमेंशन। अच्छा, कोलिजन इन 2 डायमेंशन जब हम बोलें तो इसका मतलब ये है कि द कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट्स आर या मे बी मूविंग इन डिफरेंट एक्सिस बिफोर और मेकिंग सर्टेन एंगल विद ईच अदर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। हो सकता है कि बिफोर द कोलिजन दे वर नॉट इन द सेम एक्सिस, हो सकता है आफ्टर द कोलिजन दे ट्रैवल इन अ डिफरेंट एक्सिस। ठीक है, तो इन जनरल अगर मैं बोलूं कि 2 डायमेंशनल कोलिजन में किसको कह रहा हूं, हम लिखेंगे कि इफ the colliding bodies या ऑब्जेक्ट
travel in different axis or at an angle to each other before or after a collision. Their collision is referred to be in two dimensions. Referred to be in two dimensions. ठीक है, अब इसकी एग्जांपल, एक कॉमन सी एग्जांपल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी हुई है। मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक केस है यहाँ पे, उसको समझते हैं। एक जनरल सी एग्जांपल मैंने बनाई। मैंने यहाँ पे कहा कि लेट्स से कि वन ऑफ द बॉल, देयर वर टू बॉल्स, दे वर इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, कोलाइड कर रही थी। एक बॉल है, इसको मैंने नाम M1 का दिया, अ बॉल विद एन मास M2। ठीक है, और मैंने कहा कि इस वक्त ये कोलाइड करते हैं इस तरह कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ M1 को दी। मैंने कहा M1 वाज मूविंग इनिशियली एंड M2 वाज स्टेशनरी। मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि जनाब U2 जो है वो आपके पास जीरो है, ये मूव नहीं कर रहा। ये M1 एक स्टेशनरी बॉल से जाकर के हिट करता है। अब इसका हिटिंग का जो एंगल होगा डेफिनेटली वो हेड ऑन नहीं रहता, वो कहीं साइडवाइज जाकर के ऐसे हिट कर जाएगा। अगर वो साइडवाइज हिट करता है तो M2 लेट से आफ्टर दिस कोलिजन निकल जाता है इस जानिब, और M1 जो है वो आपके पास निकल जाता है इस जानिब विद रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज। M1 निकलता है विद वेलोसिटी V1, M2 निकलता है विद वेलोसिटी V2। अब ऐसे में भी हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहेगा, ऐसे में भी इलास्टिक इन इलास्टिक के केसेस आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि इसको मैं सॉल्व करना किस तरह शुरू करूंगा। मैं यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह लगाऊंगा। देखें, मोमेंटम आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और कोई भी वेक्टर क्वांटिटी जब एक सर्टेन एंगल के ऊपर आ जाती है, एक्स और वाई एक्सिस को छोड़ करके बीच में कहीं दरमियान में आ जाती है, तो वहां पर आपके पास बन जाते हैं कॉम्पोनेंट्स। तो इसका मतलब ये है कि इधर भी हमें कॉम्पोनेंट्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जिस तरह हम लोग वेक्टर सॉल्व किया करते थे, वैसे मैं यहाँ पर कॉम्पोनेंट्स में इसको ब्रेक करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं वेक्टर वाइज इसको बनाने की कोशिश करूं इसी कोलिजन को, तो मैंने कहा कि मेरे पास एक मोमेंटम था दैट वाज बिफोर द कोलिजन, M1 U1, एंड सिंस M1 was moving towards the right, तो उसके मोमेंटम की डायरेक्शन भी towards right होगी। बिफोर द कोलिजन देयर वाज नो अदर मोमेंटम, एज इन के आपके पास जो M2 है वो मूव नहीं कर रहा था। तो लेट्स से कि ये इनका कोलाइडिंग पॉइंट था, तो यहां पर मैंने एक एक्सिस ड्रॉ कर लिया कि लेट्स से दिस इज माय एक्सिस इनका कोलाइडिंग पॉइंट पे। ठीक है, नाउ आफ्टर द कोलिजन व्हाट हैपेंस इज, आफ्टर द कोलिजन हमने कहा कि एक मास जो M2 था वो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ जनाब यहां चला गया। ये जो मोमेंटम था इट वाज M1, इट वाज M1 सॉरी M2, अकॉर्डिंग टू डायग्राम चल रहा हूँ, जो डायग्राम अभी दिखाई थी M2 एंड V2। एंड इसका जो एंगल है वो एक डिफरेंट एंगल बनाया हुआ है, उस एंगल को मैंने लेट से θ2 का नाम दे दिया। ठीक है, और इसी तरह मैं M1 के लिए बना लूंगा। मैंने कहा M1 जो है लेट से कि आफ्टर द कोलिजन जो है वो कुछ इस जानिब निकल गया, और ये इसका बहुत खराब बना है। ठीक है, मैंने कहा कि वो इस जानिब निकल जाता है एंड विद अ डिफरेंट मोमेंटम। ठीक है, तो वो हम, मैं अनइक्वल बनाना चाह रहा हूँ मोमेंटम को, तो मैंने यहां बना दिया इस तरह करके।
और इसको मैंने नाम दिया कि जनाब ये है मेरे पास M1V1, ठीक है। और इसका जो एंगल था वो भी डिफरेंट होगा, डिपेंड करता है, हो सकता है सेम हो अगर आपके पास आइडेंटिकल थे, तो मैंने यहाँ पे डिफरेंट रखा, राइट। अब इस वेक्टर को, इस जो वेक्टर सिचुएशन मेरे पास बन गई है, मैं इसको वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ, और मैं इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के थ्रू पहले सॉल्व करके देखूं, तो आपके पास सिचुएशन क्या बनेगी, आपके पास कंपोनेंट्स में आप सबसे पहले इसको ब्रेक करोगे, जिस तरह आप किसी भी वेक्टर्स क्वांटिटीज को कंपोनेंट्स में रखते थे, बिफोर एंड आफ्टर के अलग अलग। तो आपके पास बिफोर की जो सिचुएशन है वो ये है, दिस वाज द सिचुएशन ऑफ द मोमेंटम्स बिफोर द कोलिजन, और ये आपके पास आफ्टर द कोलिजन की सिचुएशन है, ठीक है। अब आपके पास इसके कंपोनेंट्स किस तरह बन रहे हैं बेटा, एक ये जो आपके पास M2 है, इसके मोमेंटम के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। एंड इसी तरह आपके पास M1 के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ठीक है। डायरेक्शंस क्या होगी बेटा, ये रही इनकी डायरेक्शंस, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी, जिस तरह हम फोर्सेस को सॉल्व किया करते थे, जिस तरह हम वेलोसिटीज को सॉल्व किया करते थे, इस तरह, ठीक है। नाउ लेट्स मार्क देयर मैग्नीट्यूड्स। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो आपके पास मैं M2V2 से स्टार्ट कर रहा हूं। M2V2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट वुड बी M2V2 cos थीटा 2, एंड इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है दैट वुड बी M2V2 sin थीटा 2, राइट। अच्छा, इसी तरह अगर मैं M1 को कंपोनेंट में ब्रेक करूं, तो मेरे पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका हो जाएगा M1V1 cos थीटा 1, एंड साइन कंपोनेंट इसका हो जाने वाला है M1V1 sin थीटा 1, ठीक है। अब कंपोनेंट्स पे ब्रेक कर दिया, अब यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह करेंगे, देखिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता था कि कोलिजन से पहले, कोलिजन के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो सेम रहेगा। हमारे पास मोमेंटम आ चुका हुआ है दो डिफरेंट एक्सिस पे, वाई पे भी और एक्स पे भी। अब यहाँ पर जो मैं कोलिजन लगाऊंगा वो एक्सिस में ब्रेक करके लगाऊंगा, मतलब मैं अप्लाई करूंगा कोलिजन वाई एक्सिस पे सेपरेटली, जहां पे मैं सिर्फ वाई कंपोनेंट्स ऑफ द मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर देखूंगा, और फिर मैं कोलिजन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा एक्स एक्सिस पे, जहां पे मैं सिर्फ एक्स कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम्स बिफोर एंड आफ्टर देखूंगा। एंड रूल ये कहता है, क्योंकि लॉग है आपके पास कंजर्व रहेगा, तो अगर मोमेंटम कंजर्व है, जो कि होना है, तो आपके पास वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा, एक्स एक्सिस पे जो मोमेंटम्स आपने ड्रॉ किए हैं उनका भी मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको अप्लाई किस तरह कर रहे हैं, इसको अप्लाई यहाँ पे साइड में करते हैं हम। तो देखें, सबसे पहले मैं कह रहा हूं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। टारगेटेड पॉइंट क्या है हमारा, कि इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन would be equal to final in x डायरेक्शन, ठीक है। और इनिशियल इन y डायरेक्शन would be equal to final momentum in y डायरेक्शन ओनली, ठीक है। तो सबसे पहले मैं x एक्सिस को सॉल्व कर रहा हूं, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब आपके पास जितने भी मोमेंटम्स बने हुए हैं, आपके पास कितने मोमेंटम वेक्टर बने हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, क्योंकि आप इसको रिजॉल्व कर चुके हो ना रेड और ग्रीन वाले को, तो आप इसको नहीं गिनोगे। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें से आपने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखने हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपके पास कौन कौन से, एक ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि ये बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा था, इसका कोई कंपोनेंट है नहीं, लेकिन ये कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल हो गया। एक ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और एक ये हॉरिजॉन्टल हो गया। अब ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है बिफोर एंड आफ्टर सेम होगा, तो बिफोर एंड आफ्टर किस तरह सेम होगा, बिफोर एंड आफ्टर इस तरह सेम होगा कि बिफोर द कोलिजन आपके पास एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक ही मोमेंटम था, दैट वाज M1U1। आफ्टर द कोलिजन एक्स एक्सिस पे आपके पास एक है M2
v2 cos theta 2 plus m1 v1 cos theta 1. So this over here is the momentum before the collision in x direction. This over here is the total momentum in y direction. ठीक है ना? अब इसी तरह सॉरी आफ्टर द कोलिजन, नॉट इन वाई डायरेक्शन, एक्स एक्सिस का बिफोर एंड एक्स एक्सिस का आफ्टर द कोलिजन. ठीक है. सिमिलर काम मैं वाई एक्सिस के लिए सॉल्व करूंगा, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट्स. ना, अब अगर सिचुएशन देखो तो बिफोर द कोलिजन आपके पास कोई वर्टिकल मोमेंटम नहीं है. एक ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था m1, वो भी एक्स डायरेक्शन के अंदर कंप्लीटली, उसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट है नहीं. और m2 जो है वो आपके पास बिल्कुल ही मूव नहीं कर रहा था, तो ना उसका x कंपोनेंट है मोमेंटम का, ना y कंपोनेंट है मोमेंटम का. तो मैं कहूंगा कि मोमेंटम इन y डायरेक्शन बिफोर द कोलिजन वाज जीरो. तो इसकी वैल्यू मैं एज इट इज क्या लिख दूंगा, जीरो. जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा था y डायरेक्शन के अंदर, तो बिफोर द कोलिजन y एक्सिस क्या था आपके पास, जीरो था. अब x एक्सिस को गौर से देखिए, तो आफ्टर द कोलिजन देखिएगा. आफ्टर द कोलिजन में आपके पास दो कंपोनेंट्स बनके सामने आ रहे हैं. वो एक m2 v2 sin थीटा 2 और एक आ रहा है m1 v1 sin थीटा 1. अब आपकी वेक्टर की नॉलेज ये आपको बतानी चाहिए आपको कि m2 v2 sin थीटा 2 और m1 v1 sin थीटा 1 मस्ट बी इक्वल एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट. रीजन ये है कि ये एग्जैक्टली इक्वल एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे तो इनका जो सम होगा वो जीरो आएगा. और जीरो आना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो था. तो कंजर्वेशन ये कहता है कि अगर पहले भी जीरो था तो बाद में भी आपके पास क्या आना चाहिए, जीरो ही आना चाहिए. तो दिस मैथमेटिकली भी प्रूव हो रहा है आपके पास. वो ऐसे हो रहा है कि m2v2 sin थीटा 2, ये वाला कंपोनेंट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मतलब ये मैंने पॉजिटिव लिखा. और जो m1v1 sin थीटा 1 है, ये नीचे वाला कंपोनेंट ये नेगेटिव डायरेक्शन में होगा. तो मैंने इसको लिखा माइनस m1v1 sin थीटा 1. लाजमी तौर पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे. m2v2 sin थीटा 2 इज इक्वल टू m1v1 sin थीटा 1. क्यों बराबर है, क्योंकि बेटा इनका जो सम है दैट इज इक्वल्स टू जीरो. सो दिस इज हाउ मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाऊंगा इन टू डायमेंशन. एक्स एक्सिस को अलग सॉल्व करेंगे, वाई एक्सिस को अलग सॉल्व करेंगे. आई थिंक देयर इज नथिंग न्यू. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम जानते ही हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास किस तरह लगता है. और वेक्टर्स को जब एक्सिस के अंदर आ जाते, इन बिटवीन दी एक्सिस आ जाते हैं कोई भी वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमें पता है, चाहे वो फोर्सेस हो, चाहे वो वेलोसिटीज हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, एंड नाउ अब चाहे वो मोमेंटम हो, एक्स को सेपरेटली, वाई को सेपरेटली. एंड फाइनल के लिए आप रिजल्टेंट वैल्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे. एंगल के लिए आप टेन थीटा लगाओगे. वही सारी चीजें जो आप अब तक करते हुए आ रहे थे वो यहाँ पे आप कर रहे हो. बस मेन बात ये थी कि कंजर्वेशन, एक्स में भी कंजर्व्ड है मोमेंटम, वाई में भी कंजर्व्ड है मोमेंटम. अगर इसी चीज को मैं चाहूं कि वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू सॉल्व करूं, तो वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू भी सॉल्व कर सकता हूं. वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू किस तरह सॉल्व करूंगा, देखिए टेक्निकली मैंने कहा मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं अब वेक्टर ट्रायंगल के थ्रू. अब देखिए टेक्निकली आपके पास जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो ये कहती है कि m1u1 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2, एज इन वेक्टर क्वांटिटीज हैं. ठीक है ना? तो अब आपके पास अगर गौर से देखें तो वेक्टर ट्रायंगल किस तरह बनेगा. आपके पास m1v1 was somewhere in a positive horizontal direction, वो ये रहा आपके पास. तो मैंने कहा दिस इज m1u1. ठीक है. अच्छा, उसके बाद आपके पास मोमेंटम थे दो, m2v2 एंड m1v1. ठीक है. तो मैंने m2v2 को रेड कलर से शो किया था और मैं उसको कोशिश करूंगा कलर वही रखूं.
तो ये डायग्राम एग्जैक्टली टू दी स्केल नहीं बन रही है मेरी, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया इसका। बेटा हेड टू टेल डायग्राम ये कहती है कि अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड कर रहा हूं, तो लेट्स से कि एक वेक्टर ये था, एक वेक्टर ये था, तो उनको हेड टू टेल अरेंज करना है। तो मैंने ये बनाया एक वेक्टर आपके पास m1, बल्कि ये अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये मेरे पास हो गया था m2 v2, और इसके हेड पे मैं टेल रखूंगा m1 v1 की। तो m1 v1 मेरे पास डाउनवर्ड जा रहा था कुछ इस तरह से, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट वाज इक्वल्स टू द इनिशियल मोमेंटम जो कि आपके पास है m1u1, ठीक है। अब ऊपर वाली डायग्राम को अगर गौर से देखो, तो उसको अगर तुम हेड टू टेल अरेंज करोगे, इसको इसके हेड पे इसका टेल रखोगे, तो यहाँ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास ये बन रहा है जो कि m1u1 के बराबर है। तो वेक्टर ट्राइंगल से भी इस तरह सॉल्व होगा। अब अगर मैं चाहूं कि इसको रिजॉल्व करके सॉल्व करूं, पूरे कॉम्पोनेंट्स बनाऊं एंड साइन कोसाइन लगा करके मैं इसकी वैल्यूज निकालूं, मैं चाहूं कि मैं इसको वेक्टर ट्राइंगल के थ्रू सॉल्व करूं, इसमें साइन रूल कोसाइन रूल लगाऊं, दैट इज इवन पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, एक मजेदार सा केस जो बिल्कुल शुरू के अंदर मैंने कहीं डिस्कस किया था, मैं उसको भी एक दफा दोबारा रिव्यू कर लेता हूँ कि व्हाट इफ मेरे पास जो टकराने से पहले का सीन था वो इन बिटवीन टू एक्सिस था, या वो आपस में एक लाइन में नहीं ट्रैवल कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ तो देखें मैंने इस तरह बना दिया ना कि वो पहले तो हॉरिजॉन्टल थे, बाद में जी जनाब वो डिफरेंट एक्सिस के ऊपर आ गए। अच्छा, यही चीज आपके पास वर्टिकल में भी हो सकती है कि पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो था एंड बाद में कुछ इस तरह हो गया, ऐसा भी पॉसिबल है। अब देखें एक और केस, एक मजेदार से केस। तो वो आपके पास समझ लें कि टू डायमेंशन का ही एक सबसेट है, कोलिजन एट 90 डिग्रीज, ठीक है। चले, अब सिंस इसकी डायग्राम मैं पीछे कहीं बना चुका हूं, तो मैं वही डायग्राम बोरो कर लेता हूं दोबारा से यहाँ पे, कहीं तो बनाई थी। चलो ये रही डायग्राम। आई होप यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी आप लोगों को। चले, अच्छा मैंने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पे एक सिचुएशन हमने बनाई है, दो वेरिएशन एक साथ ज्वाइन कर दी। पहली वेरिएशन ये है कि कोलिजन टू डायमेंशन में हो रहा है, दूसरी वेरिएशन ये कि ऑब्जेक्ट स्टिक कर रहे हैं, दोनों को एक साथ देख रहे हैं। देखो मैंने कहा कि लेट्स से कि वी हैड टू ऑब्जेक्ट्स, एक का मास था 4 kg, वो प्योरली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चलता हुआ आ रहा था कुछ इस तरह, और एक ऑब्जेक्ट था ऑफ मास 3 kg, वो प्योरली वर्टिकल एक्सिस पे चलता हुआ आ रहा था इस तरह। रिस्पेक्टिव वेलोसिटी 4 kg की 6 मीटर पर सेकेंड है, और आपके पास 3 kg वाले की 4 मीटर पर सेकेंड हमने दे रखी है वैल्यू, ठीक है। मैंने इसको P1 कह दिया और इसको P2 का नाम दिया मैंने कहा टकराने के बाद आफ्टर द कोलिजन क्या हुआ आपके पास, आफ्टर द कोलिजन पहली बात कि ये दोनों स्टिक कर गए, और दूसरी बात ये है कि ये एक सर्टेन एंगल के ऊपर जा रहा है। तो मुझे इनकी वेलोसिटी चाहिए, कितनी वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, अनवर्ड्स द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट मोमेंटम, ठीक है। और मैं इनकी डायरेक्शन भी निकाल सकता हूँ। अब मैं किस तरह सॉल्व करूंगा वो गौर से देखिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि अगर मैं रिजल्टेंट मोमेंटम की बात करूं, मैंने कहा दिस इज द रिजल्टेंट मोमेंटम। अब अपनी क्वांटिटीज के हिसाब से आपको ये तो अंदाजा हो जाना चाहिए कि जो रिजल्टेंट मोमेंटम है वो किस तरह निकल रहा है। मैंने कहा कि लेट्स से कि आपके पास जो P1 था वो मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल, और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास 4 × 6
दैट इज 24 न्यूटन सेकेंड आ रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा मोमेंटम जो है वो आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा था, और इसका मोमेंटम आपके पास 3 into 4, दैट इज 12 मीटर्स पर न्यूटन सेकेंड्स। ठीक है, तो ये तो दो मोमेंटम हो गए। अब जो रिजल्टेंट आएगा दैट वुड बी अकॉर्डिंग टू वेक्टर ट्रायंगल इस डायरेक्शन। ठीक है। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड मालूम करना है मैं वो भी मालूम कर सकता हूँ, इसकी मुझे डायरेक्शन मालूम करनी है मैं वो भी मालूम कर सकता हूँ। डायरेक्शन किस तरह मालूम करूंगा, अब तक एक्सपर्ट हो चुके हुए हो वेक्टर सॉल्विंग के अंदर, ये वाला एंगल मालूम करना है तो मैं सिर्फ डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम निकाल करके देखते हैं। तो मैंने कहा कि हम निकाल रहे हैं सबसे पहले रिजल्टेंट मोमेंटम। बेटा रिजल्टेंट मोमेंटम किस तरह निकलेगा आपके पास, पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पर है तो वहां पे बहुत आसानी हो जाती है वेक्टर को सॉल्व करना, पाइथागोरस थ्योरम लगा दूंगा। मैं कहूंगा कि जनाब जो रिजल्टेंट मोमेंटम है मेरे पास दैट इज बेसिकली 24 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो यहां से एक मोमेंटम की वैल्यू आ रही होगी, आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट कीजिएगा। मैंने कहा 12 का स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, ये वैल्यू मेरे पास आ रही है 26.83। और टू सिग्निफिकेंट फिगर के लिए मैं इसको 27 कर देता हूँ। 27 न्यूटन सेकेंड्स, ये मेरे पास रिजल्टेंट मोमेंटम आ चुका है। ठीक है, अब रिजल्टेंट अगर मुझे कहा था, एक्चुअली जो सवाल जहां से स्टार्ट हुआ था वो ये था कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कितनी वेलोसिटी के साथ जाएगा। अब देखो एक बात हमें पता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट स्टिक कर जाते हैं तो उनके मासेस ऐड हो जाएंगे और वो कंबाइंड वेलोसिटी के साथ जा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालनी है फाइनल, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो रिजल्टेंट मोमेंटम है ये दोनों का कंबाइंड मासेस है। कंबाइंड मासेस की वजह से मासेस आपके पास है, बल्कि मैं जनरल टर्म पहले लिख दूं तो मुझे इसको ये लिखना चाहिए कि दिस इज एक्चुअली इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू वी। ठीक है, तो मेरे पास ये जो 27 की वैल्यू आई है दिस इज बेसिकली 4 + 3 इंटू वी। और यहां से मैं v की वैल्यू निकालूंगा, 27/7 मेरे पास वैल्यू है तो वो 3 पॉइंट समथिंग आनी चाहिए। 27/7 3.857 है, 3.9 कह देते हैं इसे। टू सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देने की आदत रखिएगा अपनी। दिस इज द वैल्यू। और लेट्स से कि अगर उसने मुझे बोला कि डायरेक्शन भी बता दो कि रिजल्टेंट की डायरेक्शन भी क्या होगी, तो वो भी हम वही वेक्टर वाली चीजें निकालेंगे हम यहाँ पे। डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन आप किस तरह निकालते थे, थीटा इनवर्स, सॉरी थीटा टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स परपेंडिकुलर ओवर बेस कह देते हैं आप इसे। तो आप लिखोगे टेन इनवर्स, जो वर्टिकल कंपोनेंट था या जो वर्टिकल मोमेंटम था आपके पास इनिशियल दैट वाज 12, हॉरिजॉन्टल आपके पास 24 आ रहा है। तो यहां से आप एंगल की वैल्यू निकाल, यहां से मैं एंगल निकालता हूँ 10.5 इज 26.5 अगेन 27। तो एंगल भी जनाब 27 आ रहा है, 27 डिग्रीज। तो ये जो एंगल हमने निकाला दिस इज 27 डिग्रीज। सो नथिंग डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वर्किंग जो वेक्टर्स वगैरह की हम लोगों ने की थी, इट इज सिमिलर टू दैट जो हम लोग पहले करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो मोमेंटम इन टू डायमेंशन को हम इसी तरह सॉल्व करते हैं जिस तरह हम फोर्सेस इन टू डायमेंशन को, या जिस तरह हम वेक्टर्स इन टू डायमेंशन किसी भी किस्म के वेक्टर्स हो उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। बस एक चीज याद रखनी है कंजर्वेशन के हवाले से कि कंजर्वेशन जो है वो y में भी वैलिड है, मतलब y भी कंजर्व रहेगा, x सेपरेटली भी कंजर्व रहेगा। ठीक है ना, दिस इज हाउ इट वर्क्स। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखो इसके अंदर हम एक केस पढ़ते हैं, पहले वो सिंगल डायमेंशन में देखेंगे और उसी को फिर हम टू डायमेंशन में देखेंगे। वो केस है आपके पास रिकॉइल का।
ठीक है। व्हाट्स रिकॉइल? रिकॉइल में इस केस को उस वक्त कह रहा हूं जब मैं वन डायमेंशन की बात कर रहा हूं, और इसको मैं नाम दे दूंगा एक्सप्लोजन का जब मैं इसको टू डायमेंशन में देखूंगा। बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एन इनिशियली स्टेशनरी सिस्टम। ठीक है, तो हम इसके अंदर कर रहे हैं अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एन इनिशियली स्टेशनरी सिस्टम। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा। आई होप नॉट कभी गन चलाई हो, लेकिन अगर नहीं भी चलाई होगी तो कभी हो सकता है कि गन चलाना जो होता है उसको देखा होगा, गन जो चला रहे होते हैं, नहीं तो मूवीज में तो देखा होगा। एक मजेदार चीज ये देखी होगी कि जब गन चलाते हैं तो जो भी गन पकड़ा हुआ है और वो गन को फायर करेगा तो उसका हाथ पीछे जाता है। इनफैक्ट मजाक मजाक में भी जब हम गन फायर का इशारा करते हैं तो हम ऐसे करके करते हैं, लेकिन हम अपने हाथ को बैकवर्ड जाते हैं। अब ये क्या चीज है, ये कोई एक फिक्स चीज बन गई है कि जब भी गन फायर की जाएगी तो हाथ ऐसे पीछे की तरफ जाएगा। तो ये क्यों जा रहा है, मतलब गन आगे फायर कर रहे हैं, मतलब बुलेट आगे फायर कर रहे हैं, हाथ पीछे क्यों जा रहा है? उसके अलावा भी अगर आप देखें सिर्फ गन फायर में नहीं है, अब अगर ऑब्जर्व करो तो बड़ी सारी चीजों के अंदर है। जैसे रॉकेट लॉन्चर होता है आपके पास, ठीक है, उस रॉकेट लॉन्चर को अगर बहुत ध्यान से देखो तो जब भी उसमें से कोई रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो वो जो लॉन्चर सिस्टम होता है पूरा, ठीक है, वो खुद भी बैकवर्ड जाता है। वो रिकॉइल उसको बैकवर्ड एक फोर्स लगती है और वो पीछे की तरफ जाकर के हिट करना होता है। पुराने जमाने की फिल्मों में अगर कभी देखा हो, इत्तेफाक हुआ हो, तो आपके पास इस टाइप के कैनन फायर्स हुआ करते थे। कैनन फायर्स जो कि इस टाइप के कुछ कैनन जो हैं वो कैनन बॉल को फायर किया करते थे। तो जैसी कैनन बॉल फायर होती थी आपके पास तो ये भी बैकवर्ड जाता था। तो दिस लॉन्चर का पीछे जाना इज बेसिकली अ रिकॉइल, इसको हम बोलते हैं एक रिकॉइल फोर्स मिल रही है। सवाल ये है कि रिकॉइल फोर्स मिल क्यों रही? अब सोचें जरा। देखिए हमारे पास एक एग्जाम्पल है, मैंने जो अपनी डायग्राम में जिसको ली है वो एक रॉक एक कैनन बॉल और उसका लॉन्चर है। ठीक है, उसको कैनन बोलते हैं बेसिकली। सो दिस इज अ कैनन एंड दिस इज अ कैनन बॉल। Initially, this was the situation before. Initially, यहां पर आपके पास ये एड्रेस था। ठीक है, लेट्स से कि मैं यहां पे बोलता हूं कि कैनन बॉल जो है उसका मास है m1 और कैनन का मास है, कैपिटल M में लिख रहा हूं और m2 लिख रहा हूं। ठीक है, तो इनिशियली जब दोनों रेस्ट पे थे तो कैनन बॉल की भी वेलोसिटी आपके पास u1 जो थी वो जीरो थी, और कैनन की इटसेल्फ वो भी रुका हुआ था, तो इसकी वेलोसिटी भी हो गई आपके पास जीरो। राइट, लेकिन जैसे ही हमने कैनन को फायर किया तो जो कैनन बॉल है हैविंग अ मास m1 वो विद अ वेलोसिटी v1 कैनन को लीव करके जाता है, या वो जो बुलेट है वो गन से एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ जाएगा। अब सोचें बेटा, ऐसा है कि अगर इसका मोमेंटम जो कि पहले जीरो था अब एक मैक्सिमम एक सर्टेन वैल्यू रखता है, तो इस मोमेंटम ने कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से फोर्स भी एक्सपीरियंस की होगी एंड फोर्स भी एग्जर्ट की होगी। मतलब डेफिनेटली इसके ऊपर एक फोर्स लगी होगी, तभी जाकर के इसके ऊपर इतना बड़ा चेंज इन मोमेंटम आया कि ये जीरो से इतनी हाई वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो ये तो सेकंड लॉ था। अब देखो हम रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, पहले हमने मोमेंटम देखा, फिर हमने देखा मोमेंटम है तो चेंज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी होगा और फोर्स भी होगी। तो ये जो मोमेंटम का चेंज आया विदाउट फोर्स नहीं आ सकता, इतना हमें अभी अभी पता चल चुका है। अब अगर सेकंड लॉ अप्लाई हो रहा है तो थर्ड लॉ भी अप्लाई होना चाहिए। तो थर्ड लॉ क्या है कि अगर ये इसने एक सर्टेन फोर्स F1 एक्सपीरियंस की है तो इसने एक सर्टेन फोर्स F2 इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन में एग्जिट भी की होगी।
तो इसका मतलब ये है कि जो फोर्स इस कैनन बॉल को आगे की तरफ मूव करवाता है, उतने ही मैग्नीट्यूड का एक फोर्स इस कैनन पर भी लगेगा अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, जो इसको पीछे की तरफ मूव करवाए। तो टेक्निकली जितना चेंज इन मोमेंटम इसके अंदर आया है, कैनन के अंदर भी उतना ही चेंज इन मोमेंटम ऑपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। ये जाता है फिर आगे की तरफ और कैनन चला जाता है आपके पास पीछे की तरफ। अब दोनों का मोमेंटम सेम है, माइंड यू, मोमेंटम सेम है, वेलोसिटी सेम नहीं है। वेलोसिटीज क्यों सेम नहीं है? वेलोसिटीज इसलिए सेम नहीं है क्योंकि अगेन उनके मासेस सेम नहीं है। अगर मासेस सेम होते तो मामला जरा खराब हो जाते। अब इमेजिन, तसव्वुर करो, वैसे तो इम्पॉसिबल सी बात है लेकिन तसव्वुर कर लो, मास सेम था कैनन का और कैनन बॉल का, यहां आपने दुश्मन को फायर की, वहां कैनन ने आपको भी उड़ा दिया, तो वो भी गया आप भी गए, इसलिए मास आपको बढ़ाना। अब देखो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि बेसिकली मैंने कहा एक फोर्स एक्सपीरियंस की कैनन बॉल ने, ठीक है, उतना ही ऑपोजिट अमाउंट में फोर्स एक्सपीरियंस की होगी कैनन ने, जिसकी वजह से जितना चेंज इन मोमेंटम इसके अंदर आया है, उतना एन ऑपोजिट चेंज इन मोमेंटम आपके पास कैनन के अंदर भी आया होगा। और अगर ऐसा है तो यहां पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लग जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन, इन दोनों का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आपके पास इनिशियल मोमेंटम वुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब टेक्निकली इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। वो सेकंड लॉ प्रूव कर रहा है कि यस फाइनल मोमेंटम जीरो होगा। जीरो कैसे होगा? फाइनल मोमेंटम ऐसे जीरो हो सकता है कि दोनों का मोमेंटम इक्वल हो और ऑपोजिट हो और उनका सम क्या है? जीरो। तो जितना मोमेंटम कैनन बॉल का होगा, उतना ऑपोजिट डायरेक्शन में मोमेंटम कैनन का भी होगा। तो मैं कहूंगा कि m1 v1 वुड बी इक्वल टू m2 v2, और ये लाजमी होने वाला है आपके पास। ऐसा नहीं हो सकता कि ये कंडीशन ना मिले। कंडीशन क्यों नहीं मिले? ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, एक ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज इन मोमेंटम आ गया, दूसरे में नहीं आया, ये फोर्स भी लग रही है, सेकंड लॉ से भी प्रूव हो रहा है, थर्ड लॉ से भी प्रूव हो रहा है, एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी प्रूव हो रहा है। तो इस वजह से जब भी कोई चीज लॉन्च की जाती है, जब भी कोई चीज फायर की जाती है, जब भी रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट लॉन्च किया जाता है, तो जो लॉन्चर सिस्टम होता है, जो गन फायर, जो गन होती है, जो लॉन्चर है आपके पास, जो कैनन है आपके पास, उसको भी इक्वल एंड ऑपोजिट वो चेंज इन मोमेंटम एक्सपीरियंस करता है वो भी, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा। तो तभी जब होता है गन को फायर करते तो हाथ क्यों करते हैं? हाथ एक्चुअली खुद जाता है, वो ऐसे नहीं मारने के बाद वो एक एक्शन पैटर्न बना हुआ है, स्टैंडर्ड है यार, गोली मार के हाथ क्यों कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड नहीं है, हाथ खुद ही यूं करके जाता है आपका। ठीक है, आज अब एग्जांपल देखो ना, रियल लाइफ में तो अल्लाह ना करे कभी आप देखें, लेकिन ये है कि आपने मूवीज वगैरह के अंदर ही देखा होगा कि वो जो एक बजूका होता है वो कंधे पे रख करके चलाते हैं, बहुत बड़ा सा बुलेट लॉन्च, वो बम बम होता है उसके अंदर। तो वो जो बजूका फायर कर रहा होता है बंदा, बाजू बाज उसके पीछे दो चार लोग और खड़े हो जाते हैं। अब वो दो चार लोग और क्यों खड़े हो जाते हैं, वो रीजन यहाँ पे देखें। देखिए अगर इनका मोमेंटम सेम है, तो मैं इस रिलेशन को अगर आगे बढ़ाऊं, मैंने कहा m1 v1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M, मतलब ग्रेटर मास एंड ग्रेटर वेलोसिटी, मैंने कहा मतलब v2 मैंने कहा इसको। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, जो रेशो मासेस का होगा उसका ऑपोजिट रेशो आपके पास वेलोसिटीज का होगा। इसको ठीक है, मतलब मैं लिखूंगा कि अगर आपके पास m1 इज मच लेसर देन m2, तो v1 वुड बी मच ग्रेटर देन v2। तो हम क्या करते हैं, हमें खुद ना लगे इसकी चक्कर में हम क्या करते हैं, हम लॉन्चर का मास बढ़ा देते हैं। अगर मैं इसका मास बहुत ज्यादा बढ़ा देता हूं, तो देखिए मोमेंटम होता है आपके पास m इंटू वी, दिस इज अ फिक्स क्वांटिटी। मैं मास बढ़ाते चले जाऊंगा तो वेलोसिटी मेरे पास क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी।
ठीक है। तो इस वजह से वो जो 4-5 लोग उसको पकड़ लेते हैं, वो पकड़ने का रीजन ये होता है कि वो सिस्टम का मास बढ़ा रहे होते हैं ताकि रिकॉइल कम से कम वेलोसिटी रखे आपके पास। ठीक है। पुराने जमाने में क्या होता था कि ये जो आपके पास कैनन फायर्स होते थे ना, इन कैनन फायर्स के पीछे एक स्लॉटेड वेट की जगह होती थी, और इसके ऊपर सीमेंट के बड़े बड़े या फिर आयरन के बड़े बड़े स्लैब्स रखे जाते थे। बेसिकली क्या होता था, जहां भी जंग के मैदान में गए, इसको सेट किया, सेट करने के बाद इसके ऊपर बहुत सारा मांस, पत्थर पत्थर या फिर स्लॉटेड वेट्स रख दिए। रीजन क्या था स्लॉटेड वेट्स रखने का? वो रीजन ये होता था कि जब इसका मास आप बढ़ाया करते थे तो रिकॉइल आना है, ये तो फिक्स्ड है, रिकॉइल की वेलोसिटी आपके पास क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। ठीक है। तो ये था रिकॉइल इन अ सिंगल डायमेंशन। अब यहाँ पे इनकी एक और चीज हम डिस्कस करेंगे, वो है इनकी एनर्जीज। एक तो देखो मैंने रिलेशन बनाया इनकी इनकी वेलोसिटीज के साथ, ठीक है ना। अब एक रिलेशन और देखो। सो दिस इज रिलेटिंग द वेलोसिटीज ऑफ द रिकॉइलिंग बॉडीज या मासेस में कह लूं उसको। अब यहां से इसी रिलेशन से इनकी काइनेटिक एनर्जीज रिलेट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो देखो अगर मैं कहूं कि M1 V1 इज इक्वल्स टू M2 V2 रिकॉइल के केस के अंदर, अब मैं ऐसे काइनेटिक एनर्जी लेकर के जा रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले स्क्वायर किया बोथ साइड। ठीक है। अगर मैं बोथ साइड पे स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास ये चीज हो जाएगी, M1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, M2 का स्क्वायर एंड V2 का स्क्वायर। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें से काइनेटिक एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। अब मैंने किया M1 V1 का स्क्वायर, एक M2 को अलग कर दिया, एक M2 एज इट इज छोड़ा, V2 का स्क्वायर। अब अगर इसको देखो, M1 V1 स्क्वायर M2 V2 स्क्वायर, अगर इनमें सिर्फ हाफ और ऐड हो जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी बन जाएंगे। तो मैं हाफ और ऐड कर देता हूं इसके अंदर। तो मैंने कहा कि मैं दोनों साइड को मैंने हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं इस साइड को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मैं इस साइड को भी हाफ से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है। तो अब मेरे पास ये बचा, बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास ये चीज हो गई M1, तो एज इट इज था E1 मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 1, एंड M2 ये एज इट इज था, एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2। अब रेशो वाइज अगर मैं देखूं इसको, तो मैं रेशियो इस तरह बना रहा हूं कि मैंने कहा M1/M2 इज इक्वल्स टू E2/E1, या फिर मैं एक्सटेंड करूं उसको तो V2/V1। लाइटर मास वुड हैव अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, हेवियर मास वुड हैव अ लाइटर काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये सोचो कि सर काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मास के, तो यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हो रहा? क्यों इसलिए नहीं हो रहा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, लेकिन स्क्वायर टाइम रिलेटेड है वेलोसिटी के। और जो लाइटर पार्टिकल है, जो लाइटर मास है, उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, उसका स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो अल्टीमेटली उसकी काइनेटिक एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होगी। तो जब आप गन फायर करते हैं, जब कैनन फायर करेंगे, तो जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी वो बहुत ज्यादा होगी, और जो गन, जो आपके पास लॉन्चर है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम होगी, डिपेंड उसकी वैल्यूज के ऊपर। सो दिस इज व्हाट अ रिकॉइल इज। मुझे बताइएगा कि ये केस समझ में आया? यहां तक की बातें समझ में आई आपको? चले, अगर थके नहीं है तो इसमें एक आखिरी केस देखें, लाइक अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन टू डायमेंशंस टू एन इनिशियली स्टेशनरी सिस्टम, उसको मैंने नाम दिया एक्सप्लोजन का। ये बहुत मजेदार सी चीज है। तो समझ लें कि सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो रिकॉइल का देखा था, और वो अब 2 डायमेंशन में देखा है।
ठीक है, तो बात वही है, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू इनिशियली स्टेशनरी सिस्टम बट इन टू डायमेंशन। अब सोचने वाली बात क्या है, लेट्स से कि हमारे पास एक फायर क्रैकर है, ठीक है। अभी हुआ ना, न्यू ईयर हुआ था, अभी हमने बहुत सारे फायर क्रैकर्स देखे थे यहाँ पे ना। ये एक आपके पास फायर क्रैकर है, ठीक है। ये एक्सप्लोड करता है, और एक्सप्लोड करने का इसका जो एक नेचर होता है वो क्या होता है, वो आपने देखा होगा कि पहले तो ये जाता है जनाब लॉन्चिंग पॉइंट से ऐसे करके कहीं मोमेंटरीली एट रेस्ट आता है, उसके बाद एक्सप्लोड करता है। जब ये एक्सप्लोड करेगा तो ये एक सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप ले लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम, बिल्कुल ही एकदम एक बॉल सी बन जाती है। नाउ द पॉइंट इज, ये एक सिमेट्रिकल बॉल क्यों बन रही है? ये सिमेट्रिकल बॉल मतलब बिल्कुल ही, अगर आप देखें कि ये एक्सप्लोड करेगा तो जितना ये ऊपर जा रहा है उतना ही नीचे भी जा रहा होता है एक फ्रेगमेंट। जितना एक फ्रेगमेंट इधर जा रहा होगा उतना ही एक फ्रेगमेंट आपके पास इधर भी आ रहा है। सिमिलरली कुछ इस टाइप का भी जा रहा होगा, एंड सिमिलरली कुछ इस टाइप का भी जा रहा होगा। तो ये एक्सप्लोड करने के बाद कुछ इस टाइप का मतलब एक पूरा बॉल सा शेप ले लेता है। नाउ द रीजन इज अगेन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए, अगर मैं बोलूं ये ऊपर गया था और फिर मोमेंटरीली ट्रेस्ट आया था, उसके बाद ये एक्सप्लोड किया था, एक्सप्लोड करने का मतलब ये है, एक्सप्लोड करने का मतलब ये है कि एक फ्रेगमेंट जो है वो इसका इन दी, लेट्स से कि यहां से जब ये एक्सप्लोड किया तो एक फ्रेगमेंट इसका इधर गया था, बेटा उसका एक मोमेंटम था। क्या आपको लगता है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि इक्वल मोमेंटम का एक फ्रेगमेंट इधर भी गया होगा, ताकि मोमेंटम जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो प्रूफ होता रहे आपके पास? जितना इस फ्रैगमेंट को फोर्स मिला था उतना ही इधर के एक फ्रैगमेंट को फोर्स मिलेगा, थर्ड लॉ प्रूव हुआ होगा, उस फोर्सेस की वजह से चेंज इन मोमेंटम आए होंगे, ठीक है। इसी तरह मैं कहूं कि अगर एक मोमेंटम आपके पास ऊपर की जानिब गया, एक फ्रेगमेंट आपके पास ऊपर की जानिब गया था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम जीरो करने के लिए, इसका टोटल मोमेंटम जीरो करने के लिए एक फ्रेगमेंट जो है वो इक्वल मोमेंटम के साथ नीचे भी गया था, ताकि अगेन आपके पास वर्टिकल एक्सिस के ऊपर भी मोमेंटम कंजर्व है, राइट। थर्ड, अगर मैं कहता हूं कि एक फ्रेगमेंट आपके पास डायगनली इधर गया, तो बेटा इनिशियली इस फ्रेगमेंट का भी मोमेंटम जीरो था, फाइनल भी जीरो रहे, तो एक फ्रेगमेंट आपके पास एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, सो दैट कि यहां डायगोनल एक्सिस के ऊपर भी आपके पास मोमेंटम कंजर्व रहे। बेटा इसी तरह इन ऑल डायरेक्शन जब आपके पास पार्टिकल निकलते हैं, उनके एक बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन पे दूसरा पार्टिकल निकलना जरूरी है, सो दैट आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूव हो कि इनिशियली जीरो था तो फाइनली भी जीरो हो रहा है। फाइनली कैसे जीरो होगा? हर फ्रेगमेंट का एक इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम मौजूद होगा, तभी ये सिमेट्रिकली एक्सप्लोड करते हैं, क्योंकि जितने भी फ्रेगमेंट्स निकल रहे होते हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट मोमेंटम्स के साथ निकल रहे होते हैं। लेट से कि अब ये मूव करता हुआ जा रहा था और उसके बाद एक्सप्लोड होता, तो बेटा डेफिनेटली अब आपके पास सिमेट्रिकल फॉर्म नहीं आती। तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ मूव करते करते अगर फट जाते हैं फायरवर्क्स तो दे डू नॉट फॉर्म अ सिमेट्रिकल बॉल, लेकिन जो मोमेंटरीली एट रेस्ट आने के बाद करते हैं दे फॉर्म अ सिमेट्रिकल बॉल। तो अब इस चीज को तुम और वास्ट लेकर के चले जाओ, जब तुम, मैंने कहा था गन फायर का इशारा करते हो, ये वाला इशारा होता है, जब एक्सप्लोजन का इशारा करते हो क्या करते हो? बूम। नहीं, व्हाट इज बूम नाउ? एक्सप्लोजन ऐसा बूम क्यों बनाया? बूम तुम ये बता रहे हो कि यार बिल्कुल एक सिमेट्रिकल सर्कुलर सर्कुलर डायरेक्शन के अंदर बम फटा था, ऐसा ही होता है वो जो जो बम फटता है तो वो उसका एक सर्कुलर डायरेक्शन क्यों है? क्योंकि हर फ्रेगमेंट का कंजर्व्ड रहना है मोमेंटम, तो तमाम फ्रेगमेंट इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस में निकलते हैं, ताकि उनका मोमेंटम क्या रहे आपके पास, कंजर्व रहे। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो दो चीजें मिक्स कर रहे हैं हम रिकॉइल वाला केस मिक्स कर रहे हैं, और जनाब हम मिक्स कर रहे हैं एक टू डायमेंशन वाला केस, ठीक है।
तो मैंने कहा एक रिकॉइल वाला केस मिक्स किया और 2 डायमेंशन वाला। एक सेकेंड, जस्ट लुकिंग फॉर दी डायग्राम जो कि नहीं मिल रही। चलिए एक डायग्राम जल्दी से देखते हैं एंड फिर वी आर डन विद आवर चैप्टर। चलिए, सो हियर वी आर विद एग्जांपल। यहां से इसको ऑब्जर्व करो। लेट्स से मैंने आपसे कहा कि एक पार्टिकल था, कोई भी एक ऑब्जेक्ट था, कोई भी क्रैकर कह लो, कोई भी बॉम्ब कह लो, वो आपके पास क्या हुआ, एक्सप्लोड कर गया। ठीक है, एक्सप्लोड किया वो इनटू 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स। ठीक है, अब 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स M1 M2 और M3 इनिशियली दे वर एट रेस्ट। तो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, जीरो। अगर इनिशियल मोमेंटम एक्स एक्सिस में जीरो था तो आपके पास फाइनल पी एक्स भी जीरो होना चाहिए और आपके पास फाइनल पी वाई भी जीरो होना चाहिए। अब मेरे पास 3 फ्रेगमेंट से तो मैं इक्वल एंड ऑपोजिट तो नहीं कर सकता। मैं क्या करूंगा, मैं अगेन या तो वेक्टर ट्राइंगल के थ्रू या फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा थ्रू कॉम्पोनेंट्स बना करके। तो ऑलरेडी मैंने कॉम्पोनेंट्स बना के रखे हुए। मैंने कहा लेट्स से कि एक फ्रेगमेंट था M1, वो विद वेलोसिटी v1 वर्टिकली चला गया था, इसका कोई कॉम्पोनेंट नहीं बना आपके पास, स्ट्रेट डायरेक्शन में था। M2 इधर गया था V2 एंगल θ2 के साथ, तो इसके 2 कॉम्पोनेंट्स बना लिए थे हमने। हमने एक कॉम्पोनेंट इसका बनाया था M2 V2 साइन θ2, अच्छा दिस हैज टू बी cos θ2, एंड ये आपके पास बन गया था साइन θ2। एंड सिमिलरली M3 जो है वो V3 के साथ यहाँ चला गया था। इसके 2 कॉम्पोनेंट्स बने थे आपके पास। इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट जो था दैट वाज M3 V3 साइन θ3, और इसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट आपके पास M3 V3 cos θ3 होना चाहिए था। आई डोंट नो व्हाई कि यहाँ पे दोनों वैल्यूज गलत लिखी हुई हैं, तो मैं इसको जरा कट कर दूं। तो मैंने कहा इसका जो हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं इसके, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट इसका है M3 V3 कॉस, क्योंकि एंगल के साथ वाला वो कंपोनेंट है। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपके पास हो जाएगा M2 V2 cos θ2। अब आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह लगा रहे हो, अगर मैं एक्स एक्सिस को सॉल्व करूं तो एक्स एक्सिस में आपके पास इनिशियल तो जीरो था, फाइनल किस तरह जीरो होगा, दिस मस्ट बी इक्वल एंड ऑपोजिट टू दिस वन। तो मैंने कहा M3 V3 साइन θ3 माइनस, माइनस क्यों कर रहा हूं, ऑपोजिट डायरेक्शन में, M2 V2 साइन θ2। तो टेक्निकली M3 V3 sin θ3 must be equal to M2 V2 sin θ2। और अगर मैं यहीं पे y एक्सिस में सॉल्व करता हूं तो y एक्सिस भी इनिशियली जीरो है, फाइनल भी जीरो होगा। फाइनल कैसे जीरो होगा, एक तो आपके पास ये है M1 V1, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था, बाकी तो आपके पास नेगेटिव डायरेक्शन में थे, दोनों को एक साथ लिख देता हूं। मैंने कहा M3 V3 cos θ3 प्लस M2 V2 cos θ2। एंड इक्वली गुड मैं बोल सकता हूं कि ये पूरा M1 V1 बराबर है M3 V3 cos θ3 के प्लस M2 V2 cos θ2।
सो दिस इज व्हाट हैपेंस फॉर एन एक्सप्लोजन, या फिर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पे, स्टेशनरी सिस्टम पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाना इन 2 डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो चैप्टर है डायनेमिक्स का अलोंग विद दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर जो आप मेरे साथ देखोगे उसके अंदर विल बी डूइंग अ लॉट ऑफ पास्ट पेपर्स, ठीक है, ऑफ दिस, क्योंकि हम लोगों ने इसके पास्ट पेपर्स कम सॉल्व किए, हमने इसको कॉन्सेप्ट को हम जो है वो एक साथ इन रो किया था। तो टुमारोज लेक्चर इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह we'll be starting with the questions on this chapter.